बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बार टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल बायो विसुमा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर से, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स। तो बच्चों, प्लास्टिड्स क्या है, प्लास्टिड्स कहाँ पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स का फंक्शन क्या है, प्लास्टिड्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारे क्वेरीज, ये सारे क्वेश्चन आज के लेक्चर में आप लोगों के कवर होने वाले हैं। तो बच्चों, आए देखते हैं। प्लास्टिड्स पाए जाते हैं यूकैरियोटिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक सेल के अंदर, यानी जितनी भी प्लांट सेल हैं, प्लांट्स जिसमें एल्गी आता है, और कुछ प्रोटिस्टा जिसमें यूग्लिनॉइड्स हैं, यूग्लिनॉइड्स, इनके सेल में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, यानी दो मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, और प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गाल्जी बॉडीज, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, इनके गिर्द एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है। इसके अलावा राइबोसोम्स और सेंट्रियोल्स के बाहर कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता। तो बच्चों, प्लास्टिड का जो मेन फंक्शन है मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज, यानी प्लास्टिड्स में कुछ चीजें बनती हैं जैसे कि ग्लूकोज, और कुछ चीजें स्टोर होती हैं जैसे कि स्टार्च। तो बच्चों, प्लास्टिड्स हमारे पास कितने टाइप्स के हैं? प्लास्टिड्स हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। एक है ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड वन इज क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ल्यूकोप्लास्ट को। लीको, इसके नाम में ही लीको है। लीको जो कि हम ल्यूकोसाइट्स पढ़ते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी ब्लड सेल्स जिसका कोई कलर नहीं होता, हम उन्हें ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसे प्लास्टिड्स जिसमें कोई कलर पिगमेंट्स नहीं होते, लीको मीन्स कलरलेस। तो यहाँ पे कुछ चीजें स्टोर होती हैं, कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, और कुछ चीजों को ये स्टोर करता है। यानी प्लांट्स के पास अगर कुछ चीजें ज्यादा हैं, किसी चीज की वाफर मिकदार है, तो वो प्लांट कुछ चीजें स्टोर कर लेता है, फ्रूट के फॉर्म में या फिर ट्यूबर की फॉर्म में। तो इस तरह डिफरेंट चीजों को ये स्टोर करता है। तो ल्यूकोप्लास्ट के पास 3 बोरियां होती हैं। एक बोरी को हम बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। अमाइलो में क्या स्टोर होता है? अमाइलो में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट। ये एक ऐसी बोरी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर होता है, जैसे कि पोटैटोस में अमाइलोप्लास्ट की वाफर मिकदार होती है। इनके पास बहुत सारी अमाइलोप्लास्ट की बोरियां होती हैं जिसमें पोटैटोस ने स्टार्च डाला होता है। इसी तरह ल्यूकोप्लास्ट के पास एक और बोरी होती है जिसको हम एल्यूरोप्लास्ट बोलते हैं, एल्यूरोप्लास्ट। बच्चों, हमने पढ़ा है मोनोकॉट सीड में एल्यूरोन लेयर होती है जो कि प्रोटीन की बनी होती है। तो एल्यूरोप्लास्ट में क्या स्टोर होता है? प्रोटीन स्टोर होता है। प्रोटीन कहाँ पे होता है? प्रोटीन पल्सेस में, यानी कुछ सीड्स में प्रोटीन स्टोर होता है। तो एल्यूरोप्लास्ट पाए जाएंगे पल्सेस के सीड्स में, एल्यूरोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट के पास तीसरी बोरी होती है, ये बोरी एलायोप्लास्ट कहलाती है, एलायोप्लास्ट में क्या स्टोर होता है? एलायोप्लास्ट, इसके नाम में ही ऑयल है। अगर इसको हम उल्टा पढ़ लें तो इसके नाम में ही ऑयल है। एलायोप्लास्ट में स्टोर होता है ऑयल और कुछ फैट्स। तो एलायोप्लास्ट की बोरी किन के पास होंगी?
ये होगी उन सीड्स के पास, उन प्लांट्स के पास जिनकी सीड्स में ऑयल होता है, जैसे कि सोयाबीन। सोयाबीन जो सूरजमुखी है, उनके सीड्स में भी ऑयल होता है, तो उसमें भी एलायोप्लास्ट होता है। इसी तरह कैस्टर में भी, और कैस्टर की सीड में भी ऑयल होता है, तो वहां पर भी एलायोप्लास्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये चीजें प्लांट्स अपने लिए भी जमा करता है। जब ऑटम सीजन आता है, ऑटम गुजरने के बाद प्लांट्स पे नए बर्ड्स निकलते हैं, फ्लावर्स निकलते हैं, तो उनके लिए ये दोबारा से इनको यूज करता है। तो प्लांट्स अपने लिए भी इन चीजों को स्टोर करता है, और यही चीजें हम भी इस्तेमाल करते हैं फ्रूट की फॉर्म में, ऑयल की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, यानी ये चीजें हम भी इनसे लेते हैं। और जितने भी प्लास्टिड्स हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। क्रोमोप्लास्ट, सेकेंड जो प्लास्टिड है वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का क्या मतलब है? क्रोमो का मतलब है कलरफुल। कलरफुल यानी क्रोमोप्लास्ट में कुछ कलर्ड चीजें होती हैं, कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, कलर्ड केमिकल्स होते हैं। इनमें जो पिगमेंट्स हैं वो है ज़ैंथोफिल, जो कि येलो कलर का होता है, येलो कलर का, और कैरोटीनॉइड्स जो कि ऑरेंज कलर का होता है। तो ये पिगमेंट्स जो है ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स लिपिड सॉल्युबल होते हैं, लिपिड सॉल्युबल यानी फैट सॉल्युबल या लिपिड सॉल्युबल होते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में जिसमें हमने वैक्यूल पढ़ा है, वहां पर हमने एक पिगमेंट पढ़ा है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, और वो कहाँ पे स्टोर होता है? वैक्यूल में स्टोर होता है। अभी आप लोगों ने मुझे कमेंट करना है और बताना है कि उस पिगमेंट का क्या नाम है। ये पिगमेंट वैक्यूल में होता है। सपोज ये वैक्यूल है, वैक्यूल के सेंटर में कुछ विस्कस लिक्विड होता है। अगर ये लिक्विड जो है, इसका पीएच जो है वो एसिडिक हो, अगर पीएच इसका एसिडिक है, तो ये पिगमेंट जो इस वैक्यूल के सेंटर में पड़ा है, तो ये हमें ऑरेंज नजर आता है। और अगर इस वैक्यूल के सेंटर में पाए जाने वाला लिक्विड का पीएच अल्कलाइड हो, तो ये जो पिगमेंट है ये हमें ब्लू नजर आता है। इसी तरह वैक्यूल का जो पिगमेंट है और जो क्रोमोप्लास्ट है, ये मिल के फ्लावर्स को और फ्रूट्स को डिफरेंट कलर्स देते हैं। हमें फ्लावर्स डिफरेंट कलर्स के मिलते हैं। ये इनकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि ज़ैंथोफिल इसमें कितना है, कैरोटीनॉइड्स इसमें कितना है, या जो वैक्यूल में पाया जाता है वो पिगमेंट इसमें कितना है। तो इस तरह हमें डिफरेंट शेड्स देखने को मिलते हैं। क्रोमोप्लास्ट का एक फायदा भी है, ये डिफरेंट फ्लावर्स को डिफरेंट कलर्स देता है, जिसकी वजह से फ्रूट्स की तरफ और फ्लावर्स की तरफ बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो कि पोलिनेटर का काम करते हैं अट्रैक्ट होते हैं, और इसी की वजह से पोलिनेशन अच्छे तरीके से हो पाता है। थर्ड जो हम पढ़ते हैं वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पढ़ने से पहले हम एक थ्योरी पढ़ते हैं, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या है? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक पहले इस दुनिया में प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करते थे। प्रोकैरियोटिक सेल से ही यूकैरियोटिक सेल ओरिजिनेट हुए। सपोज ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, बहुत ही भूखा, खुराक की तलाश में, मुंह खोला, खुराक की तलाश में निकला हुआ है। ये है प्रोकैरियोटिक सेल। यहां पे इसे मिला एक छोटा सा प्रोकैरियोटिक लेकिन फोटो ऑटोट्रॉफिक सेल इस बड़े प्रोकैरियोटिक सेल को मिला। ये बहुत ही खुश छलांगे लगा रहा है,
और धूप ले रहा है। यहाँ पे इस बड़े प्रोकैरियोटिक सेल को भूख लगी थी और इसने इस छोटे प्रोकैरियोटिक फोटोट्रॉफिक सेल को निगल लिया और कुछ इस तरह का नजर आया। ये गया इसके पेट में, ये इसके पेट में गया, अब रो रहा है परेशान। इस बड़े सेल ने इसको डाइजेस्ट करना चाहा, लेकिन ये छोटा प्रोकैरियोटिक फोटोऑटोट्रॉफिक सेल ने इस बड़े सेल को डाइजेस्ट करने से मना किया। इसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए सन की एनर्जी को ट्रैप करके ग्लूकोज बना के दे सकता हूं। इस बड़े सेल ने कहा चलो ठीक है, हम दोस्ती कर लेते हैं, मैं तुम्हें शेल्टर दूंगा, तुम मुझे ग्लूकोज दो। तो इसी तरह इन दोनों सेल के दरमियान, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करते थे, इन दोनों के दरमियान दोस्ती हुई और यूकैरियोटिक सेल वजूद में आए। यूकैरियोटिक सेल वजूद में आए। यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? ऐसा सेल जिनके अंदर यानी साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हो, तो उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो पहले ये जो प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करता था किसी जमाने में, अब वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली बन गई है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया की भी कहानी है। माइटोकॉन्ड्रिया पहले एक प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करता था, लेकिन एक बड़े प्रोकैरियोटिक सेल ने उनको निगल लिया। फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसने इस बड़े सेल से कहा कि मैं ग्लूकोज को तोड़ने की सलाहियत रखता हूं, यानी जो क्लोरोप्लास्ट है जो तुम्हारे लिए ग्लूकोज बनाता है, मैं इसी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके, ये पहले जो प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करते थे या प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो क्या करते हैं, वो ग्लूकोज को तोड़ते हैं, लेकिन उनको फुली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। फुली ब्रेक डाउन ना करने की वजह से उनसे थोड़ी सी एनर्जी लेते हैं, बाकी जो एनर्जी है वो जाया हो जाती है, यानी ग्लूकोज को धुआं नहीं कर सकते। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उनमें ये है कि वो फुली ग्लूकोज को तोड़े, उनका पूर जो है तोड़ के उनसे एनर्जी बनाते हैं। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से माइटोकॉन्ड्रिया जो है 38 एटीपी बनाता है, 38 एटीपी। तो इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया ने वो ग्लूकोज जो कि क्लोरोप्लास्ट ने बनाया था, इस माइटोकॉन्ड्रिया ने इनको ब्रेक डाउन किया और इस सेल को कितने एटीपी दिए, 38 एटीपी। और ये तो प्लांट सेल की कहानी है। अगर एक ह्यूमन सेल, तो ये तो एक प्लांट सेल की कहानी है। अगर हम एक जो है एनिमल सेल लें, तो एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो एनिमल्स क्या करते हैं, किसी मुर्गी का टांग खा के वहां से ग्लूकोज खाते हैं, पौधे प्लांट्स वगैरह खाते हैं, गंदम वगैरह, आटा वगैरह यानी चपाती, सब ये चीजें खाते हैं, वहां से हम ग्लूकोज लेते हैं। तो ये ग्लूकोज कौन ब्रेक डाउन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक डाउन करता है और इसे 38 एटीपी निकाल के सेल को दे देता है और सेल जो है फिर इन्हें यूज करता है। तो इस तरह इन सेल्स के दरमियान, प्रोकैरियोटिक सेल्स के दरमियान एक रिलेशन कायम हुआ, एंडोसिम्बियोटिक यानी सिम्बियोटिक का रिलेशन कायम हुआ, एक दूसरे को फायदा दे रहे थे। तो यूकैरियोटिक सेल वजूद में आए। अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट की तरफ। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट कैसे नजर आते हैं और ये कैसे फंक्शन करते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक सेल में क्लोरोप्लास्ट 3 से 5 माइक्रोमीटर तक होता है इसका साइज, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से काफी बड़ा है। और एक सेल के अंदर ये डिपेंड करता है कि अगर ये लीफ का सेल है तो वहां पे डिफरेंट नंबर्स की यानी बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होंगे एक सेल के अंदर, जबकि अगर ये किसी और पार्ट का हिस्सा है यानी किसी और पार्ट का सेल है तो वहां पे जहाँ जो कि ग्रीन नहीं है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो वहां पे क्लोरोप्लास्ट कम हमें देखने को मिलेंगे।
तो बच्चों क्लोरोप्लास्ट होता है डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली, ये है डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली। इसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और ये है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसका जो अंदर वाला साइड है क्लोरोप्लास्ट का, जिसमें अंधेरा होता है, तूफान होता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर कुछ ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, कॉइन्स लगी जैसे कि एक दूसरे के ऊपर ऐसे लगे होते हैं, और बहुत सारे लगे होते हैं, और एक बिल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये है कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर। अब इस एक कॉइन को हम क्या बोलते हैं, ये जो गोल एक चपाती की तरह, डोनट की तरह जो है, इनको हम बोलते हैं थैलेकॉइड्स, थैलेकॉइड्स। और ये बहुत सारे थैलेकॉइड्स मिलके जो बिल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम ग्रैना बोलते हैं, यानी ये ग्रैना है। थैलेकॉइड्स के मेम्ब्रेन पे कुछ केमिकल्स लगे होते हैं, ऐसे इनके मेम्ब्रेन पे कुछ केमिकल्स लगे होते हैं। इन केमिकल्स को हम नाम देते हैं क्लोरोफिल, ये पिगमेंट्स हैं। और एक ग्रेना दूसरे ग्रेना के साथ ऐसे स्ट्रक्चर से अटैच होता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली। यहाँ पे जो थैलेकॉइड्स के मेम्ब्रेन पे क्लोरोफिल के पिगमेंट्स लगे होते हैं, केमिकल्स लगे होते हैं, जब सन चमकता है, दिन का वक्त होता है, तो सन से रेज आती है, रोशनी आती है। यहाँ पे इन केमिकल्स पे यानी क्लोरोफिल पे जब पड़ती है, क्लोरोफिल के साथ इस थैलेकॉइड्स पे कुछ और पिगमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि ज़िंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स। लेकिन जो लीफ है वो हमें ग्रीन इसलिए नजर आते हैं कि वहां पे क्लोरोफिल की मिकदार ज्यादा होती है कैरोटीनॉइड्स और ज़िंथोफिल से। लेकिन जब ऑटम होता है तब हमें वो पत्ते जो है जर्द या ऑरेंज कलर के नजर आते हैं, ग्रीन नजर नहीं आते। तो ऐसा इसलिए होता है कि सर्दियों में जो लाइट है वो उनकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, तो क्लोरोफिल सही से काम नहीं कर सकता। तो जो ज़िंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो क्लोरोफिल को मास्क कवर कर देते हैं, फिर हमें ग्रीन जो है वो नजर नहीं आता, बल्कि या तो पत्ते हमें ऑरेंज नजर आते हैं या फिर येलो नजर आते हैं। तो यहाँ पे सन की लाइट पड़ेगी और यहाँ पे जो केमिकल्स हैं जिसे हम क्लोरोफिल या कैरोटीनॉइड ज़िंथोफिल बोलते हैं, वो इस लाइट की डिफरेंट इंटेंसिटी को यानी डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चले जाएंगे इसके ल्यूमेन में, जिसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, इसका जो सेंटर है, जिसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा में H2O भी होता है। H2O यहाँ से टूट जाएगा, स्प्लिट अप हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ से क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चले जाएंगे और क्या बना लेंगे, ATP और NADPH बना लेंगे। ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है NADPH। यहाँ में इस मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और ATP भी बना लेंगे। इस प्रोसेस को जो कि थैलेकॉइड्स के मेम्ब्रेन पे सन की एनर्जी पड़ रही है, और यहाँ से हम ATP और NADPH बना रहे हैं, इस प्रोसेस को लाइट रिएक्शन बोलते हैं। लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, ग्रेना के जो थैलेकॉइड्स के मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन होता है, और यहाँ पे जो एनर्जी बन गई है ATP और NADPH जो बन गया है, वो इस ल्यूमेन में, इस स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा और वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। ये एनर्जी इनको यूज कर लेंगे और बना लेंगे ग्लूकोज।
और प्लस ऑक्सीजन, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना लेंगे स्ट्रोमा में। एनर्जी कौन सी यूज होगी? जो लाइट रिएक्शन में बनी थी, तो इसको हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं, जो थैलेकॉइड्स की मेम्ब्रेन में होता है। और इस रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं, जो स्ट्रोमा में होता है, डार्क रिएक्शन। तो बच्चों, ग्लूकोज जो है ये एक स्टेप में नहीं बनता, ये 2 स्टेप में बनता है, यानी लाइट रिएक्शन प्लस डार्क रिएक्शन। और बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, लाइट रिएक्शन का सोचते हैं कि ये दिन के वक्त होता है और डार्क रिएक्शन का सोचते हैं कि ये रात को होता है। ऐसा नहीं है बच्चों। फोटोसिंथेसिस जो है, यानी लाइट और डार्क रिएक्शन, ये दोनों जो है ये दिन के वक्त होते हैं। रात को फोटोसिंथेसिस रुक जाता है। हाँ, रिस्पिरेशन जो है वो रात के वक्त भी होता है और दिन के वक्त भी होता है। तो बच्चों, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ये जस्ट इसको डार्क रिएक्शन का नाम इसलिए दिया गया है कि यहाँ पे ये एनर्जी यूज हो रही है जो लाइट की वजह से बनी है, तो इस वजह से इनको डार्क रिएक्शन का नाम दिया गया है। ये डार्क यानी रात के वक्त नहीं होता। तो बच्चों, यहाँ पे ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन भी, और यही ऑक्सीजन फिर सेल के बाहर आके हम इन ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तभी आप लोगों ने सुना होगा कि रात के वक्त जो है पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है, कोई ऑक्सीजन बाहर नहीं जाता, तो प्लांट्स के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा होती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम इनहेल करते हैं तो वो हमारे लिए टॉक्सिक होता है। तो इस वजह से, तो बच्चों, यहाँ पे इस डार्क रिएक्शन को हम C3 साइकिल भी बोलते हैं और कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। तो कुछ इस तरह का प्रोसेस है। और इसके अलावा बच्चों, क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम होते हैं। यहाँ पे एक पार्टिकल्स होते हैं कुछ, जिसे हम राइबोसोम बोलते हैं, राइबोसोम। और ये राइबोसोम 70S होते हैं, 70S। चूंकि हमने अभी पढ़ लिया कि क्लोरोप्लास्ट किसी जमाने में प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करता था, तो ये राइबोसोम जो है ये वही जो प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं 70S, वही राइबोसोम है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमें 80S राइबोसोम मिलते हैं। इसके अलावा इस क्लोरोप्लास्ट में डबल स्ट्रैंडेड DNA भी होता है, जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली भी है, यानी कुछ काम ये खुद से डिवाइड हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट कुछ काम ये खुद से कर सकता है, लेकिन ये फुली जो है खुद जो है इंडिपेंडेंट नहीं होता। कुछ काम के लिए ये सेल पे डिपेंड करता है। तो बच्चों, जितना आप लोगों से हो सके प्लांटेशन करें, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमें प्रोवाइड होता है प्लांट से। ज़्यादा पौधे लगाने से हमें सवाब भी मिलता है, और हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो अब हमें ग्लोबल वार्मिंग का सामना करना पड़ रहा है, वो भी इससे कंट्रोल हो सकता है। तो जितना आप लोगों से हो सके प्लांटेशन करें। तो बच्चों, उस पिगमेंट का नाम मैं बता देती हूँ। उस पिगमेंट का नाम है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है और वैक्यूल में पाया जाता है। उस पिगमेंट का नाम है एंथोसायनिन। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप इसी तरह बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, बायोलॉजी को सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को थम्स अप करें, ताकि बर वक्त आप लोगों को मेरी वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।